हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अतुल सिन्हा। आज मैं एक टॉपिक है इवोपरेशन एंड वेपर प्रेशर, इसके बारे में बात करूंगा। ये लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखेंगे कि 12th के सिलेबस में एक चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ना पड़ता है। वो सभी जगह ये वेपर प्रेशर या इवोपरेशन का कंसेप्ट आएगा। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, आपको इससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में या कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में उसका एक इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी होता है इवोपरेट करना। इस तरह के सिस्टम को वोलेटाइल सिस्टम बोलते हैं। इवोपरेट करने के बाद ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और चूंकि वेपर में मॉलिक्यूल्स फ्री है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये स्ट्राइक करेगा। तो उस वेपर के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी कहीं भी लिक्विड है तो वहाँ वेपर प्रेशर होगा और वो वेपर प्रेशर दिखाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फिनोमेनन है ये इवोपरेशन है। इवोपरेशन है क्या? तो इवोपरेशन लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको कोई बाहर के फैक्टर का जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें होता क्या है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल्स चूँकि काइनेटिक एनर्जी मोशन में है, तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद सर्टेन मॉलिक्यूल्स जब ये मूव करता हुआ सरफेस पे आ जाता है और उसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी हो जाता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को के बैरियर को ब्रेक करके वो वहाँ से सरफेस से बाहर मूव कर जाता है, स्केप कर जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इवोपरेशन। यानी इवोपरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है इन विच हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, हाई एनर्जेटिक का मतलब है हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, and this escape from the surface. High energetic molecule escape from the surface. इसको आप इस पिक्चर से समझो। यहाँ पर एक लिक्विड है, लिक्विड फेज है, ये सरफेस है। तो सर्टेन मॉलिक्यूल सपोज यहाँ पे है, ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका एनर्जी बढ़ गया और ये एक पार्टिकुलर मोमेंट पे सरफेस पे आ गया। जैसे सरफेस पे आ गया, यहाँ से बाहर मूव करना शुरू हो गया। इस घटना को इवोपरेशन बोलते हैं। कोई भी लिक्विड ये प्रॉपर्टी दिखाता है। अब ये जो पार्ट है दिस कंटेन्स वेपर, तो ये वेपर फेज है, इसमें मॉलिक्यूल फ्री है, तो निश्चित रूप से ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इस स्थिति में जो प्रेशर आएगा दैट इज कॉल्ड एंड विच इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। Clear? Now we will see on what factors evaporation depends, या क्या क्या फैक्टर्स है जो इवोपरेशन को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड का नेचर है ये। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो इवोपरेशन भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बैरियर को ब्रेक करने के लिए। तो ये पहला फैक्टर ध्यान में रहेगा कि इवोपरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पे एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तेज़ी से इवोपरेट होगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन। सरफेस एरिया, चूँकि ये सरफेस का प्रॉपर्टी है तो निश्चित रूप से सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवोपरेशन भी ज़्यादा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मान लो जिस कंडीशन में इवोपरेशन हो रहा है, यहाँ पर एयर में वाटर का भी मॉलिक्यूल्स है, मॉइस्चर है। तो जो मॉलिक्यूल इवोपरेट करके एयर में आ रहा है और एयर में ऑलरेडी जो स्पेस है वो वाटर मॉलिक्यूल के कारण वो सेचुरेशन में है, यानी देयर इज लेस स्पेस टू एकोमोडेट द वेपर। तो उस स्थिति में जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो इवोपरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि वो
इवोपरेटेड मॉलिक्यूल्स को एकोमोडेट वो स्पेस नहीं कर पाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन। विंड वेलोसिटी, जहाँ इवोपरेट हो रहा है, सपोज यहाँ हवा तेजी से चल रही है, तो उस स्थिति में ये मॉलिक्यूल को यहाँ से डिस्प्लेस करता जाएगा, तो इवोपरेशन भी बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेस करेगा फिर इवोपरेशन बढ़ेगा। तो विंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सपोज इस H2O, सपोज ये H2O है, इसमें हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दें, चीनी डाल दें, नमक डाल दें, तो इसका इवोपरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो पार्टिकल है सॉलिड का या नॉन वोलेटाइल का, वो तो इवोपरेट नहीं करेगा, वो भी सरफेस पे आ जाएगा और इस इवोपरेशन को चेक करेगा। क्योंकि पहले क्या था, बिना नॉन वोलेटाइल का सरफेस एरिया 100% अवेलेबल था इवोपरेशन के लिए। अब नॉन वोलेटाइल जब इसमें मिक्स कर देंगे तो कुछ सरफेस पे नॉन वोलेटाइल भी आ जाएगा, तो अब इवोपरेशन के लिए सरफेस एरिया कम बचेगा। तो प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल एक्चुअली चेक्स द इवोपरेशन और उस स्थिति में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये इवोपरेशन और वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम लोग स्पेशली बात करेंगे वेपर प्रेशर पे, कि वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो किस समय मेजर किया जाता है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या है और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, अब हम लोग उसको देखेंगे। Now let's see the factors affecting vapor pressure. वेपर प्रेशर क्योंकि किसी भी लिक्विड का ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये केवल और केवल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक लिक्विड का नेचर क्या है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है, ईथर, एथेनॉल, वाटर। यहाँ से ध्यान देना, ईथर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सी पे 0.7 एटीएम है, इथेनॉल का 0.08 एटीएम है, H2O का 0.03 एटीएम है। इस डाटा को आप चेक करो तो आप कहेंगे कि सर ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है और वाटर का वेपर प्रेशर सबसे कम है 25 डिग्री सी पे। इसका सीधा मतलब है कि ईथर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस तीनों केस में सबसे वीकेस्ट है और वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस तीनों केस में स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर कम दिखाई दे रहा है वाटर के केस में। तो चलो इस चीज़ को, आप इस डाटा को कोरिलेट यहाँ करो। लेफ्ट से राइट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करता है, दिस इज ड्यू टू नंबर एंड नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वेपर प्रेशर का जो ट्रेंड होगा वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो यहां वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। साथ ही साथ एक टर्म है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो यहाँ भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हीट नीडेड, हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज ए लिक्विड। मतलब लिक्विड को वेपराइज करने में जो हीट का रिक्वायरमेंट है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हीट का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा, तो इसका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इससे ज़्यादा होगा, इस इथेनॉल का ईथर से ज़्यादा होगा। तो ये आप ट्रेंड ध्यान में रखेंगे, जो केवल हम लोग इसी डेटा से एनालाइज करते हुए बता सकते हैं। तो पहला फैक्टर है कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और नेचर ऑफ लिक्विड। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अब हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास सब काइनेटिक एनर्जी होगा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन, जो इस तरह का है, log P2/P1। P2 हो गया वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2,
वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 और P1 है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। T1 T2 ये केल्विन में है, केल्विन में। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और ये है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन जनरली किलो जूल पर मोल में होगा, तो इसको भी आप किलो जूल में लेंगे, अगर कैलोरी में है तो कैलोरी में लेंगे, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे कि अगर वेपर प्रेशर है तो ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का सेंस क्या है, क्योंकि लिक्विड किसी वेसल में अगर लेंगे तो इवोपरेट करेगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर कब रिपोर्ट करें, क्यों ये तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। वहाँ से तुमको और ये कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा कि वेपर प्रेशर को रिपोर्ट किस कंडीशन में किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। यही किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी कहा जाता है दिए गए टेम्परेचर पे। कभी भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया होगा तो वो टेम्परेचर मेंशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर से प्रभावित होगा, और वो जो वेपर प्रेशर होगा वो वास्तव में सैचुरेटेड या मैक्सिमम ही होगा। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए एक लिक्विड को दो सिचुएशन में लेते हैं। अब देखना कि जब भी ये वेपर प्रेशर मेजर हम लोग करेंगे या करना चाहेंगे तो क्लोज्ड कंडीशन ही लेना पड़ता है। चलिए हम लोग एक ओपन वेसल में लेते हैं, तब देखते हैं कि क्या वेपर प्रेशर मेजर होगा, नहीं होगा। ओपन वेसल में क्या होता है, इवोपरेशन शुरू हो गया। अब ये वेपर जो है ये एटमॉस्फेयर का पार्ट होता चला गया, ये कंटिन्यू यहाँ से इसका स्केपिंग शुरू हो जाता है, यहाँ से मूव करना शुरू हो जाता है। इवोपरेशन स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरा लिक्विड खत्म नहीं हो जाए। यानी ओपन कंडीशन में लिक्विड इवोपरेटेड कंप्लीटली, आपको लिक्विड का अमाउंट नहीं मिलेगा। यानी इस समय यू कैन नॉट मेजर द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इफ यू वांट टू मेजर आपको लेना पड़ेगा क्लोज्ड कंडीशन। तो क्लोज कंडीशन में देखो कि यहाँ पर दो पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, उसको ध्यान से समझना है। क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड वेसल है। इस वेसल से अटैच एक मैनोमीटर है प्रेशर मेजर करने के लिए, और ये मरकरी है। इनिशियल स्टेज में मरकरी का लेवल इस दोनों कॉलम में इक्वल है, क्योंकि अभी किसी तरह से प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है, ये वैक्यूम है, इधर से कोई प्रेशर नहीं है, जो भी प्रेशर होगा इस डायरेक्शन से होगा। इस समय वेपर प्रेशर 0 है, तो टाइम 0 पे मान लेते हैं कि इवोपरेशन इज अबाउट टू स्टार्ट। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वेपर प्रेशर रीडिंग 0, क्लोज कंडीशन है। अब इवोपरेशन शुरू हुआ, क्या हुआ होगा, सरफेस से मॉलिक्यूल इवोपरेट करना शुरू हुआ। अब इस लिक्विड के ऊपर जो स्पेस है वो तो लिमिटेड है, तो एक सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ वेपर के एक सर्टेन कंसंट्रेशन को ही वो एकोमोडेट कर सकता है। इवोपरेशन तो कंटिन्यू है। तो जब यहां पर वेपर फेज का कंसंट्रेशन जब मैक्सिमम हो जाएगा तो वेपर का मॉलिक्यूल्स अब स्ट्राइक करने लगेगा लिक्विड के सरफेस पे, यानी वो अब कंडेंस भी करने लगेगा। इस घटना को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी यहां पर क्या हुआ, एक सर्टेन टाइम पे ये वाटर का सरफेस है, एक सर्टेन टाइम पे चूंकि ये स्पेस लिमिटेड है, इवोपरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। इवोपरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल फ्री भी हो रहा है और लिक्विड स्टेट में जाके अटैच भी हो जा रहा है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी यहां पर जो वेपर का कंसंट्रेशन है वो अब चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस रेट से लिक्विड वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर रिकन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड स्टेट में। यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या है कि रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू
रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब ऐसा होगा, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, या दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेज। सैचुरेशन स्टेज। तो टाइम टी पे जो कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, ये सीधा बता रहा है कि अब यहां पर सैचुरेशन हो गया है वेपर का। तो जब सैचुरेशन हो गया तो इस समय जो वेपर प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेपर का क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहा। तो इक्विलिब्रियम पे टाइम टी मान लेते हैं इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे जिस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस समय चूंकि वेपर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाता है। इसको मेजर हम लोग इस मरकरी लेवल के चेंजिंग से निकालते हैं। इस समय जो वेपर है ये इस मरकरी लेवल को पुश करेगा, चूंकि इनिशियल लेवल ये था मेरा ए, तो यहाँ से नीचे डाउनवर्ड इस पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट में h सेंटीमीटर सपोज कॉलम नीचे गया तो राइट वाले कॉलम में h सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। यानी वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड at this equilibrium condition is measured in terms of level of h सेंटीमीटर मरकरी। और बैरोमीटर या मैनोमीटर का मेजरमेंट का तरीका यही है कि हम लोग मरकरी के रिस्पेक्ट में प्रेशर को मेजर करते हैं। यानी वेपर प्रेशर अगर PATM है तो वो एक्चुअली h सेंटीमीटर Hg के इक्विवेलेंट है। और आपको पता है कि 76 cm Hg इज इक्वल टू 760 mm Hg एंड दिस इज कॉल्ड 1 ATM। यानी आप आसानी से h सेंटीमीटर को ATM या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी आपका, ये पूरा घटना जो है वेपर प्रेस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इवेपोरेशन से रिलेटेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट से कोरिलेट करूंगा और साथ ही साथ फेज डायग्राम पे भी बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू।